सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से वर कुंडलियों पर आधारित फलादेश आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग D4 कुंडली, जिसे चतुर्थांश कुंडली भी कहा जाता है, भाग्य कुंडली भी कहा जाता है, त्रियांश कुंडली भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज से समझने एवं पढ़ने एवं इसका फलादेश में क्या उपयोग है, इस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यह कक्षा का मुख्य आधार, इस कक्षा का मुख्य आधार हम लोग का फल दीपिका पुस्तक है। फल दीपिका पुस्तक के आधार पर हम लोग इस कक्षा को आयोजित करते आ रहे हैं। फल दीपिका पुस्तक के पिछले 2 अध्यायों का हम लोगों ने खूब बढ़िया से अध्ययन किया। फिर तीसरा अध्याय जब शुरू हुआ तो इस कक्षा में जितने भी सदस्यगण हैं सभी पूर्व से उन लोगों को बहुत कुछ बातें याद हैं, यह समझते भी हैं। तो यह निर्णय बनी थी कि जितनी वर्ग कुंडलियां हैं, जब वर्ग विभाग चल रहा है तो हम लोग अपने ज्ञान के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते चले। यहाँ फल दीपिका पुस्तक में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला जो है यह भाव राशि, यानी कि प्रत्येक 30, यानी कि यह भाव कुंडली होती है। जो कुंडली हम लोग बनाते हैं वह कुंडली का फल, जैसे लग्न कुंडली। दूसरा होरा कुंडली पर भी हम लोगों ने पढ़ने समझने का प्रयास किया। पिछले महीने में हम लोगों ने त्रिस्कान कुंडली को समझने पढ़ने का प्रयास किया था। उसके बाद में फल दीपिका पुस्तक में यहाँ 5वां भाग यानी कि त्रिशांश कुंडली बतलाया जा रहा है। यहाँ पे सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, खोड़यांश कुंडली और 60वां भाग खष्टयांश कुंडली के बारे में दिया गया। लेकिन बहुत सी कुंडलियां, वर कुंडलियां ऐसी है जिसके बारे में यहाँ पर बनाने की विधियां नहीं दी गई है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के पन्नों को आप लोग देख रहे हैं, इसमें ढेर सारी कुंडलियों के बारे में भी दिया गया है। इसके अलावे भी ढेर सारी और भी आवृत्ति कुंडलियां होती है जिसका हमने अपने गुरुजनों के द्वारा सीखा है। उन सभी वर कुंडलियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कि फल दीपिका पुस्तक के पन्नों को तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या लिखा जा रहा है। हम लोग यहाँ पढ़ ले, देख ले, समझ लें कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में D24 कुंडली के लिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। पहले D24 का रहे, D4 कुंडली यानी कि चतुर्थांश कुंडली के लिए क्या, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि एक राशि में 7 अंश 30 कला के 4 चतुर्थांश होते हैं। यानी कि एक राशि जो 30 अंशों का होता है उसके चौथे भाग को उसका चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक राशि में उसी राशि से प्रथम, चौथा, 7वां एवं 10वें राशियों के स्वामी क्रम से चतुर्थांश के स्वामी होते हैं। बस इतनी ही सी बात है। यानी कि यह केंद्र भाव में जो ग्रह जिस राशि में है या लग्न, यहां से क्या शिक्षा मिलती है कि जो ग्रह जिस राशि में है वह, या लग्न की बात करें तो जो लग्न जितने अंशों पर है, जिस राशि का है, अगर वह 7.5 अंश से कम है तो वह उसी राशि में रह जाएगा। अगर 7.5 अंशों से लेकर 15 अंशों के बीच में है तो वह दूसरी राशि में जाएगा, यानी कि प्रथम से चौथा, यानी कि अगर मेष राशि में है तो उससे चौथा कर्क राशि में चला जाएगा। इस प्रकार से बात है। अगर वहीं तीसरे सप्तमांश में है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि 15 अंशों से अधिक है, 22.5 अंशों के पहले है, तो वह तीसरा हो गया। तो तीसरा का होता है ठीक 7वीं राशि, ठीक सामने वाली राशि में चला जाएगा। अगर कोई ग्रह इस पर, अगर कोई 22.5 अंशों से अधिक है, 30 अंशों के करीब तक है, तो वह अपनी राशि से 10वीं राशि में चला जाता है। यहाँ पर यह सूत्र बतलाया जा रहा है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो सूत्र दिए गए हैं, इस सूत्र को थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि समझने में और आसानी हो सके। स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा है आप लोगों को?
गुरुजी 55 नंबर पृष्ठ आ रहा है फल दीपिका का। 55 नंबर तो यह फल दीपिका का है, इसे हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, हाँ, यह जो चतुर्थांश कुंडली के बारे में जो यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जो लिखा गया है, इसको हम लोग समझे ना कि इसका क्या अंश है। तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो ग्रह जिस राशि में होता है, जो ग्रह जिस राशि में होता है, अगर वह 7.5 अंशों तक का है तो वह ग्रह उसी राशि में होता है। जैसे मेष राशि का मेष राशि में हो जाएगा, वृषभ का वृषभ में है। अगर वह 7.5 अंशों से अधिक है और 15 अंशों तक है तो अपनी राशि से चौथी राशि में चला जाता है। जिस प्रकार दृष्टान कुंडली में, D3 कुंडली में अपनी राशि से अगर वह दूसरे दृष्टान में है तो अपने से दूसरे दृष्टान में चला जाता है, यानी कि 5वें राशि में। अगर तीसरे दृष्टान में है यानी कि 20 अंशों से अधिक है तो अपने से 9वें में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भी है कि अगर पहले में है तो यानी कि 7.5 अंशों से कम है तो वह जिस राशि में है उसी राशि में रहेगा। 7.5 अंशों से लेकर 15 अंशों के बीच में है तो अपने से चौथी राशि। अगर 15 अंशों से अधिक है, 22.5 से कम है तो अपने से 7वीं राशि, अपने से 7वीं राशि में। अगर वहीं 22.5 अंशों से अधिक है, 30 अंशों तक है तो अपने से 10वीं राशि में चला जाता है। यहाँ पर यह बतलाया गया। तो यह कैसे निर्माण करेंगे, यहाँ पर यह बताया गया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और लिखा जा रहा है बातें, उसको भी हम सबों को पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि प्रत्येक राशि में उसी राशि से प्रथम, चौथे, 7वें, 10वें राशियों के स्वामी। यहाँ तक तो समझ लिए, क्रम से चतुर्थांश। और ये सदा कर्म से, क्रम से, यानी कि पहला जो होगा वह सनक, दूसरा सनंदन, तीसरा सनत कुमार, चौथा सनातन, चौथा सनातन। तो ये क्या है, यह जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्रों की संख्या हमारे ज्ञान के आधार पर जो हमने अपने गुरुमुख से सुना है, शायद ध्यान कम आ रहा है, लेकिन शायद 59 यानी कि 59 संख्या ब्रह्मा जी के इच्छा पुत्रों की या मानस पुत्रों की बतलाई गई, जिसमें जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र 59 हैं उनमें हमारे ज्ञान के आलोक में हो सकता है कि स्मरण थोड़ा कमजोर हो तो संख्या मैं कर देता, कम बेस हो सकता है, लेकिन उसमें इच्छा पुत्र उनके 4 हुए। इच्छा पुत्र 4 हुए, एक सनक, दूसरे सनंदन, तीसरे सनत और चौथे सनातन। सनक, सनंदन, सनत और सनातन ये ब्रह्मा जी के इच्छा पुत्र हैं। तो जो ग्रह जिस क्रम में होता है इनके अनुसार वे फल देते हैं, इनके अनुसार फल देते हैं। अब इन्हीं सबों को आधार मानकर हम लोग इस कक्षा में समझने सीखने का काम करेंगे। अब हम लोग, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की यह कक्षा शुरू करते हैं। यह आज की कक्षा जैसे कि D4 कुंडली, चतुर्थांश कुंडली कहिए, भाग्य कुंडली कहिए, त्रयांश कुंडली कहिए, उसकी यह पहली कक्षा है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस कुंडली को बनाने का प्रयास करते हैं कि D24 कुंडली आप लोग भी देखें, बनाने का प्रयास करें, और उसको आजकल के जमाने में जो सॉफ्टवेयर में जो कुंडलियां दिखती है क्या उस नियम के आलोक में है कि नहीं है, पुस्तकों के आलोक में है या नहीं है। तो ऐसे सामान्यतः सभी वर्ग कुंडलियां गणित की बातें होती है वह सही ही होता है। अब यहाँ पर देखा जाए सिंह लग्न की कुंडली है, या सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न का अंशात्मक मान 18 है। लग्न का अंशात्मक मान 18।
तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने यह पढ़ा, इसको जरा सा जो पुस्तक पर जो पिछली बार अभी स्मरण हुआ इसको, तो पहला मान जो होता है 0 से 7 30 अंशों तक होता है, दूसरा जो होता है 7 30 से लेके 15 अंशों तक होता है, तीसरा जो होता है वह 15 से लेके 22.5 अंशों तक का होता है, चौथा जो होता है वह 30 अंशों का होता है। इसके बाद में हम लोगों ने पुस्तक के आलोक में यह समझा था कि जो ग्रह यहाँ पर है इतने अंशों तक है, तो जिस राशि में है उसी राशि में, यानी कि उसी प्रथम राशि में है, अगर वह 7.5 से अधिक है और 15 अंशों तक है तो अपने से चौथी राशि, अगर 15 से अधिक है 22.5 से कम है तो अपनी से तीसरी राशि, आप वह 22.5 से अधिक है, तीसरी नहीं, यहाँ चौथा वह 7वीं राशि, और 22.5 से अधिक है 30 अंशों तक है तो अपने से 10वीं राशि में चला जाता है। बातें हैं। अब इसी आधार पर हम लोग झटपट इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है, यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है और अंशात्मक मान 18-18 है। यह कौन भाग में आया? तीसरे भाग में आ गया। तो तीसरे भाग का मतलब जो जिस राशि है उस राशि से 7वीं राशि, तो यहाँ पर लग्न में 5 नंबर की राशि है तो उससे 7वीं राशि 11 हो गया, 11 का लग्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ग्रहों की बात करते हैं। सूर्यदेव 3-12 है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ही है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में है तो सूर्यदेव किस राशि में इस कुंडली में है? तो धनु राशि में है, तो यहाँ भी धनु राशि में है। ठीक है, उसके बाद में चंद्रमा 3-27 यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है, तो चंद्रमा इस कुंडली में किस राशि में है? मीन राशि में है, तो यहाँ भी मीन राशि में ही देखे हैं। ठीक हो, अब इसके बाद में चंद्रमा के बाद में मंगल 1-21 यानी कि प्रथम में ही है, तो मंगल को देखा जाए वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ भी मंगल वृश्चिक राशि में ही है। ठीक है, बुध देव 16-43 यह किस में चले गए? तीसरे में चले गए या दूसरे में? तीसरे में। तीसरे में। तो अब बुध देव है कहाँ? तो तीसरे का मतलब क्या होता है? अपने से 7 में। अगर दूसरे में रहते तो अपने से चौथे, तीसरे में है तो अपने से 7वीं राशि, यानी कि 2 नंबर राशि में। तो बुध देव को देखा जाए 2 नंबर राशि में। देवगुरु बृहस्पति 21-54 के हैं, यानी कि 22.5 से कम है, 22.5 से कम है। तो यह भी क्या हुए? यह तीसरे में हुए। तो तीसरे का मतलब क्या होता है? अपने से 7 में, तो मीन राशि। तो यहाँ पर मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति है। शुक्र की बात की जाए तो 8-34 यह दूसरे में चले आए, तो दूसरे का मतलब होता है अपने से चौथा। तो शुक्रदेव यहाँ पे है 8 नंबर की राशि, तो अपने से चौथे 11 नंबर राशि में शुक्रदेव यहाँ पर है। ठीक है, शनिदेव 1-57 यानी कि प्रथम में है, जहां पे है उसी जगह रह जाएंगे। तो यहाँ 4 नंबर की राशि में शनिदेव है, तो 4 नंबर की राशि में। अब राहु की बात की जाए 5-5 अंशात्मक मान है, तो जिस राशि में उसी राशि में रह जाएंगे। तो राहु देव 1 नंबर की राशि में यहाँ पर है, तो राहु देव को यहाँ पर देखा जाए 1 नंबर की राशि में। राहु एवं केतु का मान समान होता है, इसलिए केतु भी 5-5 अंशों के हो गए, यानी कि 7.5 अंशों से कम है। यह 7 नंबर की राशि में है, तो केतु देव भी 7 नंबर की राशि में। तो चतुर्थांश कुंडली हम लोग या भाग्य कुंडली कैसे बनाए, ये हम लोगों ने समझ लिया। या यदि किसी सदस्य को इतना तक अगर बातें न समझ में आ रही हो तो फिर अपनी बातों को रखे ताकि पुनरावृत्ति की जा सके। यदि किसी सदस्य को ये बातें न समझ में आई हो तो कृपया बोले। शायद हमारी आवाज अब समझ आ रही है गुरुजी, गुरुजी, समझ में आ गई। बातें बिल्कुल समझ आ गई, सब समझ आ गई। चलिए ठीक है। हाँ जी, बोला जाए। तो अब हम लोग अब यहाँ के बाद में चलते हैं कि इसका फलादेश में क्या उपयोग हो सकता है, इस कुंडली से हम लोग किन किन चीजों का विचार करते हैं।